हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो रहने वाली है आईसीटी, जो आपका चैप्टर दिया हुआ है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर। उसमें जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो चैप्टर है, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये आपका पार्ट 1 लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 जो है ये आपका लेक्चर है। इसके बाद में आपका पार्ट 2 लेक्चर भी होगा आईसीटी का, जहाँ भी हम पीवीआईक्यू को ही सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे आईसीटी से प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं आपसे, कौन कौन से टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, किन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमको किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बिल्ड करना है। ठीक है, ये हमारा मेन मकसद रहने वाला है इन पूरी सीरीज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, आईसीटी के पीवाईक्यूज को ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन सीडी रोम। यानी कि जो आपका संक्षेपकार जो आपका दिया हुआ है, संक्षेपाक्षर जो दिया हुआ है सीडी रोम, इसका पूरा नाम क्या होता है। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है वो आपको बतानी है। काउंट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रन ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर काउंट डिस्क रो ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमको क्या पता चलता है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमको पता चलता है कि जितनी भी आपकी एब्रीविएशंस दे रखी है या फिर जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स दे रखी है, ठीक है, फुल फॉर्म्स जो आपकी दे रखी है वो आपको पता होनी चाहिए। मैंने अपनी जो पेड क्लासेस है वहाँ पे भी काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स जो है वो कवर करी है, तो आप उन वीडियोस को देख के भी काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स को लर्न कर सकते हो। और आपसे अगर बहुत सारी भी लर्न नहीं होती है तो जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछी गई है एटलीस्ट आपको उतनी तो पता होनी चाहिए, ताकि अगर ये वापस से रिपीट होती है तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाल पाओ। ठीक है, तो आपको एब्रीविएशन जो है वो पता होनी चाहिए। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, मल्टीमीडिया के घटक क्या होते हैं। मल्टीमीडिया कंप्राइजेस ऑफ टेक्स्ट एंड ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो, वीडियो ओनली, या फिर टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टी और मीडिया। मीडिया जहाँ पे हम ऑडियो वीडियो इन सब का उपयोग करते हैं, और मल्टी जहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, यानी कि बहुत सारी है। ठीक है, बहुत चीजें हैं, बहुत सारी है। तो जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ऑडियो होंगे, जहाँ पे टेक्स्ट भी होंगे, जहाँ पे ऑडियो भी होंगे, जहाँ पे वीडियो भी होगा, सब कुछ होगा वहां पे, वो होता है आपका मल्टीमीडिया। तो यानी कि टेक्स्ट भी है मल्टीमीडिया में, आपका ऑडियो भी आता है, आपका वीडियो भी आता है, आपका सब कुछ आता है, क्योंकि इसका नाम में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीमीडिया है। ऐसी मीडिया जो कि मल्टीपल चीजों से मिलकर बनी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है कि टेक्स्ट ऑडियो वीडियो, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, रैम इज प्लेस्ड ऑन। रैम निम्नलिखित में से किस पर होती है। जो आपकी रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की हम देख कर आए थे रीड ओनली मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब रैम जो है वो हम कहाँ पे लगाते हैं, हार्ड डिस्क पे लगाते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड पे लगाते हैं, मदर बोर्ड पे लगाते हैं, या फिर यूएसबी पे लगाते हैं। तो रैम जो है वो हमेशा आपकी मदर बोर्ड के ऊपर होती है। ठीक है, रैम जो है वो हमेशा आपकी रैम की जो चिप है वो आपकी मदर बोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये बच्चों को नहीं पता होते हैं, जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता होते हैं, या फिर जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उनको ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भी हो सकता है यूएसबी में लगी हुई हो सकता है हार्ड डिस्क में हो, या फिर एक्सटेंशन बोर्ड में हो, है ना, उनको नहीं पता होगा और फिर वो कुछ भी तुक्के में आंसर गलत करके आएंगे। तो इसलिए भले ही छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमको छोटे हो या बड़े हो सारे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते ही है, क्योंकि वो एक बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि दोबारा से सेम टॉपिक आपसे रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो आपसे फुल फॉर्म पूछ ली गई है, आपसे रैम के बारे में पूछ लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि रैम क्या होता है, कहाँ पे ये प्लेस होता है, रैम के कितने टाइप्स होते हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। रैम जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, दो कथन दिए हुए हैं आपको, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपसे पूछा है कि आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है या फिर कौन सा कथन इनमें से गलत है। ठीक है, पहला कथन क्या बोल रहा है, कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा बोल रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू प्रोसेसर देन कैश मेमोरी। यानी कि पहला कथन बोल रहा है कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है। दूसरा कथन बोल रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर से कहीं अधिक निकट होती है। ये आपके मेमोरी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मेमोरी मैनेजमेंट आपका एक टॉपिक दिया हुआ है आईसीटी के अंदर,
वहां से टॉपिक जो है वो आपका आता है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मार्क कर लेना। यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कैश मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरीज क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरीज क्या होती है ना। सेकेंडरी मेमोरी में भी फ्लैश मेमोरी क्या होती है, एसडीडी क्या है, एचडीडी क्या है, ये सब कुछ आपके आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस सवाल में क्या पूछा था, आपसे पूछा है कि आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला क्या बोला है, कैश मेमोरी जो है वो फास्ट होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी के। दूसरा बोला है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन कैश मेमोरी, कि कैश मेमोरी के बजाय रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपका रैम होता है वो ज्यादा पास में होता है प्रोसेसर के। तो आपको अगर हायरार्की पता है, कैश मेमोरी कहाँ पे है, रैम कहाँ है, रोम कहाँ है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। कैसे पता चलेगी हायरार्की, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आता है आपके पास में रजिस्टर्स, ठीक है, फिर आती है कैश मेमोरी, फिर आती है रैम, और फिर आती है आपके पास में रोम, ठीक है। ये रैम और जो रोम होती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है। इसके बाद में आती है आपके पास में सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा सीक्वेंस है मेमोरी का। अब जितनी ज्यादा पास में मेमोरी होगी ना, सीपीयू की जितनी ज्यादा पास में मेमोरी होगी वो उतनी ही ज्यादा फास्ट तरीके से काम करेगी। ये बात को आपको याद रखना है भाई, सीपीयू के जितनी ज्यादा पास में जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो उतना ही ज्यादा तेजी से काम करेगा। यहाँ पे क्या बोला है, कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम तो यहाँ पे है, ठीक है, रैम आपकी यहाँ पे है, तो रैम से पहले क्या है, कैश मेमोरी है, यानी कि सीपीयू आपका यहाँ होगा। सीपीयू के बाद में आपकी आएगी रजिस्टर्स, फिर कैश मेमोरी, फिर आएगी रैम, फिर आएगी रोम, और फिर आएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर्स के पास आपके सीपीयू के पास में कौन है, कैश मेमोरी ज्यादा पास में है बजाय रैम के, तो कैश मेमोरी फास्टर तरीके से काम करेगी। पहला ऑप्शन एकदम सही बात है, ठीक है, कि भाई कैश मेमोरी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है, बिल्कुल सही बात है। आपको ये ट्रिक है, ऐसे याद रखना है कि जो मेमोरी जितनी ज्यादा सीपीयू के पास में है उतनी ज्यादा वो तेज तरीके से काम करती है, फास्ट तरीके से काम करती है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, कैश मेमोरी के बजाय रैंडम एक्सेस मेमोरी ज्यादा पास में होती है। नहीं, कैश मेमोरी पहले आती है, फिर रैम आती है, फिर रोम आती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। अभी मैंने आपको ये हायरार्की बताई ना, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, फिर रैम रोम यानी कि प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम से पहले तो कैश आ जाएगी ना, तो ये दूसरा कथन तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन में बोला है कि रैम जो है वो कैश मेमोरी के बजाय वो ज्यादा पास में होता है प्रोसेसर के। नहीं, कैश मेमोरी जो है वो ज्यादा पास में होती है, फिर रैम आता है। तो दूसरा कथन आपका गलत है कि भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर से कहीं अधिक निकट होती है। नहीं, वो निकट नहीं होती है, बल्कि कैश मेमोरी निकट होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी उसके बाद में आती है। तो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 तो क्या है, करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा जो है वो आपका सत्य नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भले ही जो लोगों ने ऑलरेडी तैयारी को शुरू कर दिया है उनके लिए कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है वो आपका ईजी हो सकता है, लेकिन जो बच्चे भी बिगिनर्स हैं, जिनको ये सब कुछ नहीं पता है कि कैश क्या है, रजिस्टर्स क्या है, मेन मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज क्या होती है, उनको ये क्वेश्चन जो है वो टफ लगेगा। तो इसलिए आपके हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया है, जो मैंने आपको बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पूरा अच्छे से इसको रट लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर था। अगला सवाल क्या बोला है, यूआरएल स्टैंड्स फॉर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, अगेन ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब आपसे यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो आप देख रहे हो कि बार बार फुल फॉर्म पे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन है वो आए हैं फुल फॉर्म के ऊपर। तो फुल फॉर्म्स तो आपको लर्न होनी चाहिए सबकी। अब यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो आपकी यूआरएल की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, मोहन टेल हिज फ्रेंड सोहन, रोहन एंड जॉन डेट ऑफ हिज बर्थडे पार्टी थ्रू एन ईमेल। यानी कि एक लड़का है मोहन, मोहन ने क्या किया है, उसका दोस्त है सोहन और रोहन और जॉन, ठीक है, तीनों उसके दोस्त हैं। उन तीनों को उसने क्या करा है, एक ईमेल भेजा है और उस ईमेल के थ्रू उसने अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में बताया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ईमेल में क्या बोला है। 2 में है आपका सोहन, सीसी में है आपका रोहन, बीसीसी में है आपका जॉन, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, मैं बर्थडे पार्टी के बारे में बताया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये इन्होंने बॉडी बताई हुई है। अब ये इस सब से हमको मतलब नहीं है, आपको सीधा क्वेश्चन पे चलना है। क्वेश्चन में क्या बोला है
ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस ईमेल। इस ईमेल से हम क्या नहीं डिराइव कर सकते हैं, इस ईमेल के निम्न में से क्या है ना निष्पत्ति नहीं की जा सकती है, वो आपको बताना है। पहला ये चारों जो है वो आपके ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन सा हम इस ईमेल से डिराइव नहीं कर सकते हैं वो आपको बताना है। ये चारों इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या बोला है, सोहन नोज दैट द बर्थडे पार्टी विल बी हेल्ड ऑन 15/1/2019। क्या सोहन को पता चलेगा कि बर्थडे पार्टी 15 तारीख को है। सोहन नोज दैट रोहन रिसीव द ईमेल। क्या सोहन को ये पता चलेगा कि रोहन ने भी ईमेल को रिसीव किया है। रोहन नोज दैट जॉन रिसीव द ईमेल। क्या रोहन को ये पता चलेगा कि जॉन को भी ईमेल मिला है। या फिर जॉन नोज दैट बोथ सोहन एंड रोहन रिसीव द ईमेल। क्या जॉन को ये पता चलेगा कि जो सोहन है और रोहन है इन दोनों को भी ये बर्थडे पार्टी का इनविटेशन का जो ईमेल है वो मिला है। तो इस ईमेल से चारों कथन को आपको देखना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही होगा। वो आप सोचोगे जिसको ये बारे में नहीं पता होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो सोचेंगे कि मैम इसका आंसर हम निकाले तो निकाले कैसे, हमको क्या पता किसको पता चला किसको पता नहीं चला, है ना। लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, आपके आईसीटी में ही एक टॉपिक दिया हुआ है ईमेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो ईमेल के टॉपिक में आपके दो टर्म्स आती है, एक होता है आपके पास में सीसी, एक होता है आपके पास में बीसीसी, ठीक है। एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए ये सीसी और बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म से ऑलरेडी क्वेश्चन आपने अभी देखे, 2 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व भी कर लिए हैं, ठीक है। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब सीसी और बीसीसी क्या होता है, सीसी जिसको भी हम सीसी के अंदर हमारे ईमेल में डालते हैं और जिसको भी हम बीसीसी के अंदर हमारे ईमेल में डालते हैं उसकी क्या विशेषता है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी को ईमेल भेज रही हूँ, सपोज मैं ए पर्सन हूँ, है ना, मैं ए पर्सन हूँ और मैंने किसी बी पर्सन को ईमेल भेजा है, मैंने किसी बी पर्सन को भेजा है ईमेल, ठीक है। बी पर्सन को भी भेजना है, सी को भी भेजना है और डी को भी भेजना है, सपोज ये तीनों को मेरे को ईमेल भेजना है। अब इन तीनों में से मैं जिसको भी, है ना, इन तीनों में से मैं जिसको भी अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में यानी कि बीसीसी के अंदर डाल दूंगी, जिसको भी मैं अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाल दूंगी मेरे ईमेल के अंदर, फिर उस बीसीसी वाले इंसान को कोई भी दूसरा इंसान नहीं देख पाएगा। यानी कि जो भी बीसीसी के अंदर होता है, जो भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होता है, उसको कोई भी नहीं देख पाता है, यानी कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि इस इंसान के पास में भी ईमेल पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। लेकिन बीसीसी वाला जो है, जिसको मैंने ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखा है, वो सबको देख सकता है कि हाँ इस टू वाले को, जिसको हमने ईमेल भेजा है जो 2 में है उसके पास में ईमेल गया है, जिसको मैंने कार्बन कॉपी में रखा है उसको भी ईमेल गया है। ये बीसीसी वाला सबको देख सकता है, लेकिन कोई भी बीसीसी वाले को नहीं देख सकते, किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि भाई बीसीसी में वहां पे कोई एक इंसान है जिसको भी ईमेल जो है वो पहुंचा है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे 2 में भेजा है इस ईमेल को सोहन के पास में, ठीक है। मोहन ने 2 में ईमेल भेजा है सोहन के पास में। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी के अंदर ईमेल भेजा है रोहन के पास में, और बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ईमेल भेजा है मोहन ने जॉन के पास में। अभी मैंने बताया कि जो बीसीसी होता है यानी कि जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है उसको कोई भी नहीं देख सकता है, वो सबको देख सकता है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में मोहन ने ईमेल भेजा किसको है, जॉन को भेजा है। किसको भेजा है, john@gmail.com, यानी कि जॉन को यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर ईमेल जो है वो भेजा गया है। यानी कि अब ये जो जॉन को ईमेल भेजा गया है बीसीसी के अंदर, ये जॉन को कोई भी नहीं देख पाएगा, किसी को ये पता नहीं चलेगा, ना ही सोहन को ना ही रोहन को, कि जॉन के पास में भी ईमेल गया है क्या, क्योंकि वो उनको देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ सीसी वाले को देख पाएंगे, रोहन को पता चल जाएगा या फिर सोहन को पता चल जाएगा कि भाई रोहन के पास में गया है, रोहन को पता चल जाएगा कि सोहन के पास में गया है, लेकिन जॉन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर है। जो भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होता है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है कि क्या इसके पास में भी ईमेल पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। तो अब क्या जॉन को पता चलेगा कि ईमेल जो है वो रोहन के पास में गया है या फिर सोहन के पास में गया है। हाँ, जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो इंसान होता है वो बाकियों को देख सकता है कि भाई 2 के अंदर किसके पास में ईमेल जा रहा है, सीसी में किसके पास में ईमेल जा रहा है, वो सबको देख सकता है, लेकिन कोई भी उस बीसीसी वाले को नहीं देख सकता है, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम अगर बीसीसी में 2 लोग होते तो क्या ये 2 लोग आपस में एक दूसरे को देख पाते क्या, नहीं। ना ही ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले को कोई देख सकता है और ना ही ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर 2-3 या फिर अलग लोग हैं, 2-3 से ज्यादा लोग हैं, तो ये लोग आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं और ना ही कोई दूसरा इंसान इनको देख सकता है, ठीक है। यानी कि जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में है ना ही आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं और ना ही कोई दूसरा इंसान ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले इंसान को देख सकता है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला इंसान बाकी सभी को देख सकता है,
ठीक है, ये 3-4 पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। यहीं से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब पता चल गया कार्बन कॉपी क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है, कौन किसको देख सकता है, किसको नहीं देख सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की तरफ। ऑप्शन में क्या बोला था? पहला ऑप्शन बोल रहा है सोहन नोज दैट बर्थडे पार्टी विल बी हेल्ड ऑन 15 पहला यानी कि 15/2019 को उसकी बर्थडे पार्टी है। क्या ये बात सोहन को पता चलेगी क्या? तो सोहन के पास में 2 के अंदर ईमेल गया है, तो ईमेल गया है तो पता चलेगी। ठीक है भाई, हमसे पूछा है कैन नॉट बी डिराइव, इस ईमेल से हम क्या डिराइव नहीं कर सकते हैं वो बतानी है, कौन सा गलत है वो बताना है। तो पहला कथन तो सही है, ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा कथन क्या बोला है? सोहन नोज दैट रोहन रिसीव द मेल, सोहन को पता चलेगा कि रोहन ने मेल को रिसीव करा है। सोहन है कहाँ पे? सोहन है आपका 2 के अंदर, और रोहन कहाँ पे है? रोहन है आपका सीसी के अंदर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर। ठीक है, तो क्या 2 वाला ब्लाइंड सॉरी सीसी के अंदर है, बीसीसी के अंदर नहीं है, कार्बन कॉपी के अंदर है। ठीक है, तो सोहन जो है वो 2 के अंदर है, रोहन जो है वो कार्बन कॉपी में है। तो क्या सोहन को पता चलेगा कि रोहन के पास में भी ईमेल पहुंचा है? हाँ, पता चल सकता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी को नहीं देख सकते, कार्बन कॉपी को तो देख सकते हैं ना, तो ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, अगला क्या बोला है? रोहन नोज दैट जॉन रिसीव द मेल, क्या रोहन को पता चलेगा कि जो ईमेल है वो जॉन के पास में भी गया है? ये बात गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होती है, बीसीसी जो होती है, जो भी इंसान ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होता है उसको कोई भी नहीं देख सकता है। तो रोहन जो है वो जॉन को कैसे देख पाएगा? जॉन तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में है, तो रोहन उसको नहीं देख पाएगा। तो ये कथन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए जो आपका सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्या बोला है? जॉन नोज दैट बोथ सोहन एंड रोहन रिसीव द मेल, यानी कि क्या जॉन देख सकता है कि भाई ईमेल जो है वो सोहन के पास में भी गया है और रोहन के पास में भी गया है? हाँ, तो जॉन जो है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला सबको देख सकता है कि किस किस के पास में ईमेल जो है वो पहुंच रहा है, लेकिन कोई भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले को नहीं देख सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है कि जॉन जो है वो सबको देख सकता है, क्योंकि वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो वो सबको देख सकता है, लेकिन कोई भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले को नहीं देख सकता है, यानी कि कोई भी जॉन को नहीं देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा कि रोहन को पता है कि जॉन को ईमेल गया है। नहीं, रोहन को पता नहीं चल सकता है, क्योंकि जॉन जो है वो बीसीसी के अंदर है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर है, और जो भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होता है वो इंसान जो है, किसी कोई दूसरा जो है वो उस ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले को नहीं देख सकता है। ठीक है, बाकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला सबको देख सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप अब आपका ईमेल से लेकर जो भी कॉन्सेप्ट है बीसीसी सीसी को लेकर, ये आपका इस क्वेश्चन से मैंने बहुत ही डिटेल में समझा के पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डिवाइस ड्राइवर, कंप्यूटर की शब्दावली में निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा है वो आपको बताना है। डिवाइस ड्राइवर के बारे में अगर आपको पता है तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। ठीक है, ड्राइव जो आपका है ना, डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। सॉफ्टवेयर है दैट अलाउ यूजर टू कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर है दैट अलाउ यूजर टू कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या ये सॉफ्टवेयर होता है या फिर ये हार्डवेयर होता है। तो ये हार्डवेयर नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हार्डवेयर दैट अलाउ इंटरेक्शन। हार्डवेयर तो है ही नहीं, पढ़ने का मतलब ही नहीं है। 2 हार्डवेयर के ऑप्शन तो हमने कट कर दी, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर जो है वो हार्डवेयर नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब डिवाइस ड्राइवर होता क्या है? डिवाइस ड्राइवर होता है आपका वह सॉफ्टवेयर जिसके कारण अवधारक उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतः क्रिया हो सकती है, यानी कि सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है डिवाइस ड्राइवर that allow interaction between peripheral devices and operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम और जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन करवाने वाला सॉफ्टवेयर होता है उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से जो आपकी अवधारक उपकरण होते हैं और जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके बीच में अंतः क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है? यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर an image on page 2 of a document is to be repeated on page 4 of the same document. Which of the following would enable this to happen? Cut and paste, copy and paste, find and replace, format and replace। यानी कि हिंदी में क्या लिखा है पढ़ देती हूँ एक बार। एक हिंदी में इसको थोड़ा जूम आउट हो गया है, ये मैं इसको ठीक कर देती हूँ, है ना। हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पे? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ 2 के किसी चित्र को उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना है, तो हम इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? यानी कि सिंपल सा बोला क्या है वो मतलब समझाती हूँ आपको। हम कोई वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट मैंने 2 पेज नंबर पे लिखा है, ठीक है, पेज नंबर 2 पे मैंने वो लिखा है, मेरे को सेम टू सेम वो रिपीट करना है पेज नंबर 4 पे।
तो मैं इनमें से कौन सी की का यूज करूंगी, कट एंड पेस्ट का यूज करूंगी, कॉपी पेस्ट का यूज करूंगी, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करूंगी, या फिर फॉर्मेट एंड रिप्लेस का यूज करूंगी। तो दो पेज पे, पेज नंबर 2 पे मैंने कोई चीज लिखी है, पेज नंबर 4 पे मेरे को वो सेम टू सेम लिखनी है, तो क्या करूंगी, पेज नंबर 2 से कॉपी करके पेज नंबर 4 पे पेस्ट कर दूंगी। सिंपल सी बात है, कॉपी पेस्ट कर दूंगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई पेज नंबर 2 पे कोई बात लिखी हुई है, वो मेरे को सेम टू सेम बात पेज नंबर 4 पे लिखनी है, तो क्या करूंगी, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। पेज नंबर 2 से कॉपी कर लूंगी, पेज नंबर 4 पे पेस्ट कर दूंगी। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग साइजेस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की साइजेस क्या होती है, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के निम्नलिखित साइज पर आपको विचार करना है और इसको आरोही क्रम में जमाना है, असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में जमाना है। ठीक है, अब कंप्यूटर मेमोरी की साइजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आजकल 2023 में भी इससे काफी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, अब कंप्यूटर मेमोरी की साइजेस क्या होती है, एमबी, गीगाबाइट, किलोबाइट एंड टेराबाइट। तो अगर मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताऊं तो ये होता है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। ठीक है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट। ठीक है, टेराबाइट और फिर है आपका पीटाबाइट। इसके आगे भी और होता है, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, लेकिन हमको अभी इतना ही देखना है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला क्या बोला है आपका, अब हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा किलोबाइट हो जाएगा। किलोबाइट से बड़ा क्या होता है, किलोबाइट से बड़ा होता है हमारा मेगाबाइट होता है। ठीक है, फिर मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है, वो होता है हमारा गीगाबाइट, और उससे बड़ा क्या होता है हमारा टेराबाइट। यानी कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। किलोबाइट कहाँ पे है, बी ऑप्शन है, तो किलोबाइट बी, सॉरी किलोबाइट कहाँ पे, सी ऑप्शन है, तो सी सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। बस आपको ये पूरी हायरार्की लर्न होनी चाहिए, बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, आपको ये पूरा लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना था, तो हमने जमा लिया। सबसे पहले आएगा हमारा किलोबाइट, है ना, सबसे पहले आएगा किलोबाइट, उसके बाद में आएगा हमारा एमबी, जिसको हम बोलते हैं मेगाबाइट, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में गीगाबाइट, ठीक है, जीबी जिसको हम बोलते हैं, और फिर आता है हमारे पास में टीबी, जिसको हम बोलते हैं टेराबाइट। ये इसका पूरा सही असेंडिंग ऑर्डर में हमने जमा दिया, सही आरोही क्रम में हमने इसको जमा दिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू अवेल इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, वाईफाई का, 3D है ना, 3G का, स्कैनर का, या फिर 4G का। यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम इनमें से किसका उपयोग नहीं करते हैं, वाईफाई का करते हैं, 3G का भी करते हैं, 4G का भी करते हैं, लेकिन स्कैनर का उपयोग नहीं होता है। स्कैनर का उपयोग जो है वो चीजों को स्कैन करने के लिए होता है, ना कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए होता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देखोगे कि इस तरीके के जनरल और सिंपल क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, आपसे दो कथन दे रखे हैं, आपको पूछा है कि बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला कथन क्या बोला है, प्रिंटेड आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, और दूसरा कथन क्या बोला है, रैम इज अ रीड राइट मेमोरी। आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। प्रिंटेड आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ सॉफ्ट कॉपी, यानी कि किसी कंप्यूटर प्रणाली से किए गए प्रिंट निर्गत को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है क्या। अगर किसी प्रिंटर से हमने कोई चीज को प्रिंट करके बाहर निकाला है, क्या वो सॉफ्ट कॉपी है, नहीं, वो हार्ड कॉपी होती है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होती है, जो हमको बाहर हमारे पास में हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्ड ऐसी चीजें होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्ट ऐसी चीजें होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी अगर आपकी प्रिंटर में से बाहर निकल के आएगी तो आप उसको टच तो कर पाओगे ना, लेकिन वो आपकी सॉफ्ट कॉपी नहीं होती है, वो आपकी हार्ड कॉपी होती है। जो प्रिंटर में से बाहर निकल के आएगी वो आपकी हार्ड कॉपी होती है, ना कि वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, लेकिन रैम जो है वो क्या है, रैम आपकी रीड राइट मेमोरी होती है क्या, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपकी रीड मेमोरी भी होती है और आपकी राइट मेमोरी भी होती है। दूसरा कथन आपका सही है। पहला कथन तो क्या है आपका इनकरेक्ट है, बट दूसरा कथन जो है वो आपका सत्य है। ठीक है, कंप्यूटर से जो आपकी है ना प्रिंट आउट करके जो आपकी निकलती है कॉपी, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, नहीं, पहला कथन गलत है। दूसरा बोला है कि रैम जो है वो आपकी रीड और राइट टाइप की मेमोरी होती है, हाँ, तो कथन पहला तो असत्य है, परंतु कथन दूसरा जो है वो आपका सत्य है। ठीक है, अब रीड और राइट का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब और राइट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर।
रीड का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में कोई चीज ऑलरेडी स्टोर है और मैं कंप्यूटर की मेमोरी में से उसको बाहर निकाल के पढ़ रही हूँ, ये होता है रीड करना। राइट करना, मैं कंप्यूटर के अंदर कोई चीज को स्टोर कर रही हूँ, यानी कि राइट करना तो जो मैं कंप्यूटर के अंदर है ना इनपुट दे रही हूँ, और रीड करना यानी कि मैं कंप्यूटर से बाहर कुछ आउटपुट निकाल रही हूँ। तो ये होता है रीड और राइट करना। तो रैम के अंदर हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। जो चीज ऑलरेडी स्टोर है उसको बाहर निकाल के देख भी सकते हैं, और जो चीज हमको डालनी है रैम के अंदर हम वो भी इनपुट डाल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी रोम होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है? एक लिस्ट है और दो लिस्ट है, दोनों लिस्ट को आपको आपस में मैच करना है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है और वेब ब्राउजर है, ठीक है। आपको सूची पहली दे रखी है, सूची दूसरी दे रखी है, आपको इनको क्रम से जो है वो मैच करना है, ठीक है। सबसे पहला दे रखा है इनपुट डिवाइस। अब बताना है क्रोम है, एमएस ऑफिस है, माउस है और मॉनिटर है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा होगा? इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर हमको आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो इनपुट क्या है? माउस। माउस में हम खुद कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस हो गया आपका माउस। 1 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है भाई, एलिमिनेट कर दिया। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका करेक्ट आंसर बच गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा ऑप्शन था इसका, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो आपको आउटपुट देते हैं, तो मॉनिटर से आपके पास में चीजें जो है वो पहुंचती है, ठीक है। आप मॉनिटर को नहीं दे रहे हो, आप मॉनिटर जो है वो आपको चीजें दे रहा है, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर है जैसे आपका एमएस ऑफिस जो है ये आपका सॉफ्टवेयर है, और वेब ब्राउजर क्या है? क्रोम। क्रोम जो है वो आपका वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है? राधा रिसीव एन ईमेल क्लेमिंग दैट हर क्रेडिट कार्ड अकाउंट इज अबाउट टू बी सस्पेंडेड अनलेस शी ईमेल्स हर क्रेडिट कार्ड डिटेल एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि पिन, है ना, इमीडिएटली। व्हाट इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ? ये एग्जाम्पल किसका है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो जो पूछा है वो, दूसरा बनता है PIN। PIN की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आपका पिन की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है उस पर चलते हैं। राधा को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें यह कहा गया है कि उसका क्रेडिट कार्ड का जो खाता है वो बंद होने वाला है अगर उसने अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी और व्यक्तिगत पहचान संख्या, यानी कि जो उसका ईमेल कार्ड की जो भी जानकारी है और जो भी पिन नंबर है वो तुरंत अगर उसने ईमेल नहीं किया तो उसका जो क्रेडिट कार्ड का जो खाता है वो बंद हो जाएगा। ये कौन सा, है ना, एग्जाम्पल है? क्या ये स्पैमिंग का एग्जाम्पल है, फिशिंग का एग्जाम्पल है, वायरस सिंगिंग का एग्जाम्पल है, या फिर क्या ये स्किन आपका, है ना, स्कैनिंग का एग्जाम्पल है? तो ये आपका फिशिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब फिशिंग क्या होती है? अब आपके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है फिशिंग, एक होता है फार्मिंग। एक होता है फिशिंग और एक होता है आपके पास में फार्मिंग, ठीक है। फिशिंग और फार्मिंग क्या होता है, इसके बीच में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। फिशिंग और फार्मिंग दोनों ही आपकी मैलेशियस एक्टिविटी होती है, यानी कि दोनों से ही इंसान की जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी, है ना, पर्सनल डेटा होता है वो चुराया जाता है, फिशिंग से भी और फार्मिंग से भी। तो इनमें डिफरेंस क्या है फिर? फिशिंग जो है वो हम करते हैं ईमेल्स के थ्रू, ठीक है। ईमेल्स के थ्रू हम करते हैं फिशिंग। लेकिन फार्मिंग कैसे करेंगे फिर? हमने कोई कोड भेज दिया, कोई वेबसाइट का लिंक भेज दिया, इससे हम करते हैं जो फार्मिंग वाला फ्रॉड है वो। तो यहाँ पे सवाल में क्या पूछा था कि राधा के पास में एक ईमेल आया है कि उसका क्रेडिट कार्ड जो है वो खत्म होने वाला है, उसका क्रेडिट कार्ड का जो अकाउंट है वो सस्पेंड होने वाला है। उसको क्या करना है? जल्दी से अपने क्रेडिट कार्ड का जो पिन नंबर है वो ईमेल करना है और अपने क्रेडिट कार्ड की जो भी डिटेल्स है उसको ईमेल करना है, वरना उसका क्रेडिट कार्ड जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। ये क्या था? ईमेल आया था उसके पास में, ठीक है। यानी कि ईमेल के थ्रू आपको फ्रॉड किया जा रहा है, और फ्रॉड करके आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। किसके थ्रू? ईमेल्स के थ्रू। तो ईमेल्स के थ्रू जो भी फ्रॉड होते हैं उसको हम बोलते हैं फिशिंग करना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है फिशिंग, वो इसका करेक्ट आंसर है। फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग अभी मैंने आपको बताया, अगर यही ईमेल के बजाय कोई कोड आता है इसके पास में कि भाई आप ये कोड लगाओ तो आप इतने रुपए जीत जाओगे, या फिर आप इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करो आपको ये इनाम मिलेगा, लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है? वेबसाइट के थ्रू या फिर कोड के थ्रू जब हम किसी को भी फ्रॉड करते हैं तो वो होता है फार्मिंग। लेकिन ईमेल के थ्रू जब हम किसी को फ्रॉड करते हैं और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं वो होता है आपका फिशिंग। तो इसलिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराया जा रहा है लेकिन ईमेल के थ्रू, तो ये फिशिंग जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है? A virus hoax is an untrue
वायरस वार्निंग है ना ईमेल। वाई है ना, व्हेन यू रिसीव अ वायरस हॉक्स सच एज दैट वन बिलो, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन। यानी कि क्या बोला है, हिंदी में पढ़ते हैं, एक वायरस हॉक्स वायरस की मिथ्या सूची प्रदायी है ना सचेतक ईमेल है। जब आपकी निम्नानुसार एक वायरस हॉक्स प्राप्त होता है तो उचित कार्रवाई क्या होती है। इग्नोर दिस ईमेल, रिप्लाई टू सेंडर, फॉरवर्ड दिस ईमेल टू योर फ्रेंड, या फिर फॉर्मेट योर हार्ड डिस्क एंड री इंस्टॉल ऑल द सॉफ्टवेयर इमीडिएटली। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको वार्निंग दे रखी है और बोला है कि अ न्यू वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन योर कंप्यूटर, फॉर्मेट योर हार्ड डिस्क एंड री इंस्टॉल ऑल द सॉफ्टवेयर इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपसे पूछा है कि वायरस हॉक्स एक ऐसा वायरस होता है जो कि क्या करता है ना, एक ऐसा वायरस का वार्निंग होता है जो कि आपके ईमेल के थ्रू आती है, जो कि आपके कंप्यूटर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक है ना सब्जेक्ट में वार्निंग दे रखी है कि जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमको उसको जो वो क्या करते हैं, फॉर्मेट योर हार्ड डिस्क एंड री इंस्टॉल ऑल द सॉफ्टवेयर इमीडिएटली। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, आपके कंप्यूटर में एक नए वायरस का पता चला है जिससे हार्ड डिस्क को तत्काल फॉर्मेट करें और सभी सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करें। ये चेतावनी का विषय जो है वो इस ईमेल के थ्रू आया है। तो ऐसे ईमेल को हमको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, दोस्तों को भी सेंड कर दो, या फिर फॉर्मेट योर हार्ड डिस्क एंड री इंस्टॉल ऑल द सॉफ्टवेयर। ऐसे ईमेल को हमको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि ईमेल के थ्रू वो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराना चाहते हैं, इसलिए तो ऐसे ईमेल को हमको इग्नोर करना है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट रन अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग टास्क, मैनेजिंग स्टोर एंड हैंडलिंग कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सूट, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर को चलाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिससे कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडार प्रबंधन और अवधारकों के साथ संप्रेषण संचाल शामिल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स। कौन सी जनरेशन ने वैक्यूम ट्यूब को यूज किया था एज अ ट्रांजिस्टर, फर्स्ट ने, सेकंड ने, थर्ड ने, या फिर फोर्थ ने। तो हमारे पास में टोटल 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन ने यूज किया था आपका वैक्यूम ट्यूब्स एज अ ट्रांजिस्टर, दूसरे ने यूज किया था आपका ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे ने यूज किया ट्रांजिस्टर, थर्ड ने यूज किया आपका है ना इंटीग्रेटेड चिप्स यानी कि आईसी चिप्स, फोर्थ ने यूज किया आपका वीएलएसआई वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड चिप्स या फिर वेरी लार्ज सर्किटरी इंटीग्रेटेड। ठीक है, वीएलएसआई, और फिफ्थ ने यूज किया आपका यूएलएसआई। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी 5वीं जनरेशन जिसने ये सर्किटरी का यूज किया था। पहली ने यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स का, दूसरी जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, थर्ड में हमने इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया, फोर्थ में हमने वीएलएसआई का यूज किया यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया, और फिफ्थ में हमने यूएलएसआई का यूज किया यानी कि अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया। तो ये सर्किटरी हमने 5वीं जनरेशन में बदल दी और यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि वैक्यूम ट्यूब हमने कौन सी जनरेशन में यूज किया, तो अभी बताया मैंने आपको वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। कौन सी पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया है, तो पहली पीढ़ी में, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लगाया है, दूसरे में ट्रांजिस्टर लगाया है, फिर तीसरे में इसको बदल के हमने इंटीग्रेटेड चिप्स लगा दी, चौथे में इसको भी बदल के हमने वीएलएसआई लगा दिया, पांचवें में इसको भी बदल के हमने यूएलएसआई लगा दिया। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, कंप्यूटर की मेमोरी दी रखी है और उसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, उस पर आपका सवाल आया है। अगेन मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया है, यानी कि ये मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। पहला क्या बोला है, रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है एंड ईईपी रोम है। आपको इनको इनके फीचर्स के साथ में मैच करना है। सबसे पहले रोम क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम है आपकी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। रैम जो है वो आपकी नॉन परमानेंट मेमोरी होती है, वो आपकी टेम्पररी होती है, लेकिन रोम जो है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ए का ऑप्शन नंबर 2 है, तो जहां भी ए का ऑप्शन नंबर 2 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। ए के ऑप्शन नंबर 2 से ही हमारा आंसर जो है बी वो निकल के आता है। ठीक है, अब ईपी रोम, ई जो आपका जो रोम है ना उसके ही टाइप होते हैं, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम, ये रोम के ही टाइप्स है। ठीक है, रोम के और रैम के कुछ टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे रोम के टाइप्स दे रखे हैं। पी रोम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या करता है, मेमोरी चिप टू स्टोर अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी चिप है जहाँ पे हम प्रोग्राम को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम आ चुका है बस वही उसके अंदर स्टोर रहेगा, हम उसको बार बार बदल नहीं पाएंगे। तो बी का हो गया ऑप्शन नंबर 4। ईपी रोम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल
इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यहाँ पे हम इरेज तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपको 45 मिनट तक जो यूवी लाइट है, जो आपकी सन रेज होती है ना, यूवी लाइट, सूर्य की जो किरणें होती है, उसके नीचे आपको 45 मिनट तक बैठना पड़ेगा, 40 से 45 मिनट तक। और फिर जब धूप के अंदर इस है ना ईपी रोम को रखोगे, तब इसमें जो भी डेटा है वो हटेगा और फिर आप नए डेटा को इसमें स्टोर कर पाओगे, अदरवाइज आप इसमें डेटा को नहीं बदल पाओगे। ठीक है, तो इसलिए सी का ऑप्शन क्या होगा? सी का ऑप्शन हो जाएगा कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग टू यूवी रेडिएशन। अगर आपको ईपी रोम में से डेटा को हटाना है और नए डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको 40 से 45 मिनट तक यूवी लाइट जो होती है, धूप जो होती है, सूर्य की किरणों में रखना पड़ेगा, काला होना पड़ेगा आपको। ठीक है, धूप में जाना पड़ेगा, काला होना पड़ेगा, और आपको इसको 40 मिनट तक यूवी रेडिएशन के नीचे रखना पड़ेगा, यानी कि सूर्य की किरणों में रखना पड़ेगा। फिर इसका जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा और उसके बाद में ही आप इसके अंदर नए डेटा को डाल पाओगे, अदरवाइज नहीं डाल पाओगे। ठीक है, और डी क्या बोला है? ईईपी रोम। ईईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नाम में ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि इसको हम आसान तरीके से मिटा सकते हैं। कोई भी डेटा अगर इसके अंदर होता है तो हम उसको आसान तरीके से मिटा सकते हैं, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिकल चार्ज की मदद से। ठीक है, तो इसलिए डी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इरेज्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम आसानी से इसमें से डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो ये आपका रोम जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी है, जो कि परमानेंट है। पी रोम क्या होता है? जिसमें एक बार डेटा स्टोर हो गया तो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ईपी रोम क्या है? हम उसको बदल तो सकते हैं, लेकिन कब? 40 मिनट तक धूप में जाओ, काले हो फिर। ठीक है, ईईपी रोम क्या है? हम यहाँ पे डेटा को आसानी से बदल सकते हैं, चाहे कितनी भी बार आप इसको बदल सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आप आसानी से ईईपी रोम को, इसके जो डेटा है उसको इजीली इसको बदल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है रोम क्या है, पी रोम क्या है, ईपी रोम क्या है और ईईपी रोम क्या है। ठीक है, तो रोम क्या है? ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। क्या है आपकी? ये स्थायी मेमोरी होती है, तो रोम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर पी रोम क्या है? किसी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी चिप है, जहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एक बार स्टोर हो गया तो हो गया, बार बार बदल नहीं सकते हो। ईपी रोम क्या है? ईपी रोम है यूवी विकिरण के संपर्क में लाकर इसमें से जो डेटा है वो हम मिटा सकते हैं, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी क्या है? ईईपी रोम, बिजली के संपर्क में लाकर इसमें से डेटा जो है वो हम मिटा सकते हैं, तो डी का थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पे हमने आईसीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आईसीटी की पीवाईक्यूज को हमने सॉल्व किया। काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, काफी इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आई थी। सभी टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी टॉपिक्स को अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उन टॉपिक्स की वीडियोस देखिए, उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिए और फिर वापस से आके इस वीडियो को देखो और सभी क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है बहुत ही डिटेल में, वो भी आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, आपको ईजी भी लगा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।